नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो मुंबई की सोसाइटी में रहने वालों की ज़िंदगी से सीधी जुड़ी है। अगर आप भी मुंबई की किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में क्या मुंबई की तरह ये नियम देश के बाकी शहरों की सोसाइटी पर भी लागू हो सकता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 4 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए खर्च करके अपना ड्रीम होम खरीदें, सी फेसिंग बैल्कनी हो, सामने अरब सागर का शानदार नज़ारा हो, लेकिन उसी बैल्कनी में आप अपना तौलिया तक नहीं सुखा सकते? सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं है। मुंबई की कई लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप ये नियम सिर्फ कपड़े सुखाने तक सीमित है तो कल क्या आपकी बैल्कनी में कौन सा पौधा रखना है, कौन सा पर्दा लगाना है, कौन सी कुर्सी रखनी है, उस पर भी नियम बन सकते हैं क्या? आखिर करोड़ों रुपए देकर घर खरीदने वाला मालिक है या सिर्फ एक मेंबर जिसे सोसाइटी की हर बात माननी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सच में सोसाइटी को ये अधिकार देता है कि वो आपकी किसी बैल्कनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दे, या फिर ये सिर्फ प्रीमियम लाइफस्टाइल के नाम पर लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी सीमित करने की कोशिश है? दोस्तों, आज का ये वीडियो इसीलिए बेहद खास है क्योंकि ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। ये आने वाले समय में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और देश के हर बड़े शहर की कहानी बन सकती है। क्योंकि भारत में जितनी तेजी से लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उतनी तेजी से सोसाइटी नियम भी सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सोसाइटी भी ऐसा कोई नियम लागू कर दे तो आपके अधिकार क्या है, सोसाइटी की सीमा क्या है, और एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मेरी राय क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की वर्ली, बांद्रा, लोअर पैरेल, पवई और कुछ दूसरे प्रीमियम इलाकों की कई हाई एंड सोसाइटी ने अपने रेजिडेंट से साफ कहा है कि बालकनी या खिड़की के बाहर कपड़े, तौलिया या चादर नहीं सुखाई जाएगी। वजह बताई गई है कि इससे बिल्डिंग का एलिवेशन खराब होता है, प्रीमियम लुक खत्म होता है और करोड़ों की प्रॉपर्टी की ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है। अब पहली नज़र में ये तर्क गलत भी नहीं लगता। अगर किसी बिल्डिंग में 300 अपार्टमेंट हो और हर बालकनी में अलग अलग रंग के कपड़े लटक रहे हों तो निश्चित रूप से बिल्डिंग का बाहरी स्वरूप बदल जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के कई लग्जरी शहरों जैसे सिंगापुर, दुबई और कुछ यूरोपियन देशों में भी हाई एंड अपार्टमेंट्स में बाहरी हिस्सों को लेकर सख्त नियम बनाए जाते हैं। लेकिन भारत का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सुंदरता का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के अधिकार का भी है। भारत में अधिकांश लोग जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदते हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नजर मारे तो उसके अनुसार भारत में हाउसिंग लोन का कुल बकाया लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और महानगरों में एक औसत प्रीमियम अपार्टमेंट खरीदने वाला व्यक्ति 20 से 30 साल तक ईएमआई भरता है। यानी जिसने घर खरीदा वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा होता है। ऐसे में अगर उसी व्यक्ति से कहा जाए कि वो अपनी बैल्कनी में कपड़े नहीं सुखा सकता तो स्वाभाविक है डिस्प्यूट होगा। अब सवाल आता है कि कानून क्या कहता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो हर इमारत में बालकनी में कपड़े सुखाने पर रोक लगाता हो। हालांकि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ऑनरशिप रूल्स 1972 के नियम 44 में कंडोमिनियम के लिए बाहरी हिस्से में कपड़े या इसी तरह की चीजें लटकाने प्रतिबंध का प्रावधान है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र की हर सोसाइटी कंडोमिनियम नहीं होती। बड़ी संख्या में सोसाइटियां महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर्ड है और वहां रजिस्टर्ड बायलॉज और सोसाइटी के नियम लागू होते हैं। यानी हर सोसाइटी का मामला अलग अलग हो सकता है। अगर किसी सोसाइटी के रजिस्टर्ड नियमों में ये प्रावधान मौजूद है तो वो वैधानिक प्रक्रिया से पारित हुआ है, तो उसका पालन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर नियम मनमाने तरीके से बना दिया गया है या पर्सनल राइट्स का अनावश्यक उल्लंघन करता है तो उसे चैलेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ने गुरुग्राम में एक इंडिपेंडेंट घर खरीदा और दूसरे ने मुंबई में 5 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। गुरुग्राम वाले व्यक्ति को अपने घर की बैल्कनी में कपड़े सुखाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति सामूहिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। वहाँ लिफ्ट, लॉबी, फसाड, पार्किंग, सेफ्टी और बाहरी स्वरूप सभी साझा हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए कुछ मामलों में पर्सनल राइट्स पर सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
यही कारण है कि कई सोसाइटियां ये भी कहती है कि कपड़ों से पानी नीचे गिरता है, नीचे वाले फ्लैट को परेशानी होती है, तेज हवा में स्टैंड गिर सकता है और इससे सेफ्टी को खतरा भी पैदा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ कपड़े सुखाने से प्रॉपर्टी की कीमत पर असर पड़ता है? इसका जवाब पूरी तरह हाँ या ना नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट मार्केटिंग की दुनिया में विजुअल अपील का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई खरीदार पहली बार किसी प्रोजेक्ट को देखता है तो वो सिर्फ फ्लैट नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस खरीदता है। अगर बाहरी स्वरूप साफ सुथरा और एक जैसा दिखे तो उसकी प्रीमियम ब्रांडिंग मजबूत होती है। यही वजह है कि देश के कई लग्जरी डेवलपर पहले से ही अपने ब्रोशर में फसाड मेंटेनेंस और विजुअल डिसिप्लिन की बात करते हैं। मेरी राय में यहाँ बैलेंस सबसे ज़रूरी है। अगर सोसाइटी सिर्फ ये कहे कि कपड़े बाहर से दिखाई नहीं देने चाहिए और उसके लिए यूटिलिटी एरिया या सीलिंग ड्रायर की व्यवस्था कर दे तो व्यवहारिक समाधान है। लेकिन अगर किसी फ्लैट में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है और फिर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। आखिर में हर व्यक्ति को अपने घर में सामान्य जीवन जीने का अधिकार भी होना चाहिए। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, भारत में तेजी से बनने वाले हाई राइज प्रोजेक्ट्स के साथ सोसाइटी नियम भी बदल रहे हैं। कई जगह पालतू जानवरों के नियम हैं, कई जगह बैल्कनी में बारबेक्यू की मनाही है, कई जगह तेज संगीत पर रोक है, कई जगह एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट लगाने तक के नियम तय हैं। यानी फ्यूचर का शहरी जीवन सिर्फ फ्लैट खरीदने का नहीं बल्कि सामूहिक अनुशासन का मॉडल बनता जा रहा है। इसलिए घर खरीदने से पहले सिर्फ लोकेशन, कीमत और बिल्डर नहीं बल्कि सोसाइटी के बायलॉज भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। अधिकांश खरीदार ये गलती करते हैं कि करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट तो पढ़ते हैं लेकिन सोसाइटी के नियम नहीं पढ़ते। बाद में जब जुर्माना लगता है या नोटिस मिलता है तब डिस्प्यूट शुरू होता है। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेंटेनेंस एग्रीमेंट, बायलॉज, कॉमन एरिया नियम और रिस्ट्रिक्शंस की पूरी जानकारी लें, क्योंकि घर खरीदना सिर्फ चार दीवारी खरीदना नहीं बल्कि उस समुदाय के नियमों को भी स्वीकार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी असीमित अधिकार रखती है। अगर कोई नियम असंगत है, भेदभावपूर्ण या कानून के खिलाफ है, उसके खिलाफ कानूनी उपाय भी मौजूद है। अंत में मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट यही राय है कि प्रीमियम लुक बनाए रखना ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस। करोड़ों रुपए खर्च करने वाला खरीदार सम्मान और फैसिलिटी दोनों चाहता है। सोसाइटी का ब्यूटिफिकेशन और डिसिप्लिन बनाए रखने का अधिकार है लेकिन रेजिडेंट की पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखल नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा मॉडल वही होता है जिसमें आधुनिक यूटिलिटी स्पेस, छिपे हुए ड्राइंग सिस्टम, सीलिंग हैंगर या इंडोर ड्रायर जैसी सुविधाएं दी जाए ताकि बिल्डिंग भी सुंदर दिखे और रेजिडेंट भी परेशान ना हो। आने वाले सालों में भारत के बड़े शहरों में ऐसे डिस्प्यूट और बढ़ सकते हैं क्योंकि हाई राइज संस्कृति तेजी से फैल रही है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बैल्कनी में कपड़े सुखाने चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि हमारे शहरों का फ्यूचर व्यक्तिगत अधिकारों, सामूहिक अनुशासन के बीच किस संतुलन पर खड़ा होगा। आपकी क्या राय? अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना घर खरीदा है तो क्या कोई सोसाइटी आपको बैल्कनी में कपड़े सुखाने से रोक सकती है? या फिर आपको लगता है कि बिल्डिंग की सुंदरता और सभी रेजिडेंट्स के सामूहिक हित के लिए ऐसे नियम ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि ये बहस आने वाले समय में सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहने वाली। इस बहस के दायरे में देश के बाकी शहर भी आने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें। नमस्कार।